अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। एक खबर टीवी पे दिन रात जो आजकल आप देख रहे हैं, वो पिंकी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर सो कॉल्ड, और पाकिस्तान की कोकेन क्वीन, आप तरह तरह के अलकाबात, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। ये क्यों दिए गए ये अलकाबात? टीवी पर हर वक्त जो खबर आप देख रहे हैं, अखबारों में आप ये खबरें छपी देख रहे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात तो आज तब हुई जब अदालत पेशी के मौके पर सवाल पूछे गए और उसने जिस तरह से जवाब दिया, और फिर ये कहा कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं बनी गाला से मुंसलिक किसी शख्स का मैं इस मामले के अंदर नाम लूँ। तो लामहला और ऑटोमेटिकली हर एक का दिमाग इमरान खान साहब की तरफ गया, जो कि इस वक्त जेल में है। और उससे अलावा हम ये जानते हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा और ये इल्ज़ामात के जनाब वो कोकीन के बगैर रह नहीं सकते, बारहा लगाए गए हैं। लेकिन 1000 से ज़्यादा दिन जेल में गुजारने के बाद इस प्रोपेगेंडे और इस इल्ज़ाम के मुंह पर तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ इमरान खान मार चुके हैं। अब सवाल ये सामने आता है कि अब ये प्रेशर क्यों डाला जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये कितना बड़ा मैटर है। एक बात मैं आपको एट द आउटसेट बता दूं कि ये कोकेन डीलर है, ये एक आम कोकेन डिस्ट्रीब्यूटर है, ये कोकेन क्वीन नहीं है। ये कोकेन क्वीन कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, वो अभी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन इसको आई मीन इफ वी पॉज इट हेयर फॉर अ मिनट, आप थोड़ा सा, इफ यू बेयर विद मी फॉर सम टाइम, अर्ज किए देता हूं। औरंगजेब आलमगीर का नाम आपने सुना होगा, मुगल बादशाह था। औरंगजेब आलमगीर का एक बेटा था, उसका नाम था शहजादा मोहम्मद अकबर। इत्तेफाक से मेरे वाला ही नाम था। शहजादा मोहम्मद अकबर ने 1681 में अपने बाप औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ, वाज अ माइटी एम्परर, अपने बाप के खिलाफ उसने बगावत कर दी और वो जाके मिल गया राजपूत राजों महाराजों के साथ, राजपूतों के साथ मिल गया। और हुआ ये कि 1681 में एक बड़ी फौज लेके राजपूतों के साथ उसने अपने बाप के ही अगेंस्ट, औरंगजेब आलमगीर के ही अगेंस्ट एक चढ़ाई कर दी। जंग का माहौल आ गया। बड़ी नकाती वाली बात थी, बड़ी बेइज्जती वाली बात थी कि एक तो बगावत हो गई है, बगावत भी अपने बेटे ने कर दी है। वैसे औरंगजेब आलमगीर का अपना जो पास था वो यही था, मकाफात अमल था एक एतबार से। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका इस मामले से क्या लेना देना, तो वो अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। औरंगजेब आलमगीर ने यह किया कि उसने एक खत लिखा अपने बेटे शहजादा मोहम्मद अकबर के नाम, जो उसके खिलाफ राजपूतों की हिमायत से फौजें लेके चढ़ा हुआ था। और उस खत को इस तरह से डिजाइन किया और इस खत को इस तरह से भेजा कि ये इंटरसेप्ट हो जाए, ये बीच में पकड़ा जाए, और यही हुआ। राजपूतों के हाथ वो खत लग गया, और वो खत लगा, वो इस तरह से डिजाइन किया गया था, इस तरह से लिखा गया था कि राजपूतों ने कहा कि ये तो डबल गेम कर रहा है हमारे साथ। और राजपूत जो थे वो उस फौज में से, या वो जो लश्कर कशी हो रही थी उसमें से वो निकल के, क्योंकि एक साइजेबल तादाद उन्हीं की थी, वो निकल गए उसमें से कि हमारे साथ डबल गेम होने लगी, हमें दो तरह से फंसाया जा रहा है। पीछे जो शहजादा था उसके पास जितनी फौज रहेगी वो मुकाबला नहीं कर सकती थी औरंगजेब आलमगीर की फौज का। हाँ, राजपूत साथ होते तो आज तारीख कुछ और होती, लेकिन चूंकि औरंगजेब आलमगीर ने ये चाल चल दी, उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि राजपूत निकल गए, उसके बेटे को भी भागना पड़ा, और भाग के एक जगह दूसरी जगह अल्टीमेटली जाके ईरान में पना ली, और फिर तादम मर्ग ईरान में ही रहा। इसी वजह से मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी ने उसका नाम नहीं सुना होगा। अकबर द ग्रेट और है वो, मेरा ख्याल है परदादा औरंगजेब आलमगीर का, या परदादा से भी ऊपर का जो भी उसको कहते हैं वो और है। ये औरंगजेब आलमगीर का बेटा था। बुनियादी तौर पर एक फेक इंटेलिजेंस ऑपरेशन करवाया औरंगजेब आलमगीर ने, और इस तरह से वो इस सब मामले के अंदर से निकल गया। इस स्टोरी को भी यहीं पे होल्ड कर लें, आगे आ जाए। आगे मामला ये करते हैं कि बिल क्लिंटन की कुछ बात कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा, बिल क्लिंटन का अमेरिका का सदर था, और फिर बदनाम ज़माना या मशहूर ज़माना कह लें उसको, आपने मोनिका लेविंस्की स्कैंडल का नाम भी सुना होगा। बिल क्लिंटन की उम्र 49 ईयर्स थी, मोनिका लेविंस्की की उम्र उस वक्त 22 साल थी। 18 माह इन दोनों का अफेयर चला। बाकी तारीख आप जानते ही हैं, वो सब सूरत हाल क्या बनी। बिल क्लिंटन ने इस बात का तो एतराफ़ नहीं किया कि मेरे इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे। हाँ, अलबत्ता जिस दिन बिल क्लिंटन ने ज्यूरी के सामने ये गवाही, और वो टेलीवाइज हुई गवाही, उसने कहा कि इन अप्रोप्रिएट रिलेशन ज़रूर थे इस खातून के साथ, सेक्सुअल नहीं थे। जब इस चीज़ का एतराफ़ किया, और ज़ाहिर है वो इम्पीचमेंट की तरफ मामला गया, और फिर कांग्रेस के बाद सेनेट से बचत तो हो गई, लेकिन उस पर्टिकुलर डे, जिस दिन बिल क्लिंटन ने ये गवाही दी पूरी कौम के सामने, एक टेस्टिमनी थी के साथ की,
उसके एग्जैक्ट 3 दिन के बाद बिल क्लिंटन ने इराक पे भी हमले कर दिए, अफगानिस्तान पे भी हमले कर दिए और सूडान पर भी हमला कर दिया। अफगानिस्तान में कहा कि यहाँ पर अलकायदा है, इराक पर भी इसी टाइप का कोई डेजर्ट फॉक्स उसका ऑपरेशन का नाम रखा और कहा कि यार यहाँ पे भी कोई इसी तरह का मामला है। सूडान के अंदर ये हमला कर दिया, एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी जिसके ऊपर के यहाँ पे कोई ऐसे केमिकल्स बनते हैं कि जिनके थ्रू ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, तवज्जो हटाने के लिए किया गया था। उसी वक्त अपोजिशन जो थी वो आ गई, उन्होंने कहा ये क्या हमले फेक कर दिए अचानक, ये क्या कहानी चला दी है। और मीडिया भी उससे सवाल पूछना शुरू हो गया, सो मच सो कि बिल क्लिंटन से डायरेक्टली पूछ लिया गया कि आर यू ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम मोनिका लेविंस्की स्कैंडल। तो फिर अगेन रेस्ट इज हिस्ट्री, उसने कहा जी जो बातचीत की मतलब नहीं, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, लेकिन वो मैटर वहीं पे गया जहां पे वो जाना था। अब आ जाते हैं दोबारा इस पिंकी नामी खातून पे। मैं इन मैटर्स के ऊपर भी दोबारा आऊंगा, ये कैसे, मैंने आपको इनकी एग्जाम्पल क्यों दी है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये पिंकी कोकेन क्वीन और कोकेन डॉन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर ये नहीं है। शी इज जस्ट वन ऑफ मेनी कोकेन डीलर्स इन पाकिस्तान। एक काम सिर्फ ये खातून करती थी जो ये अकेली नहीं करती, बहुत सारे और लोग करते हैं। पुलिस में, एएनएफ में, सीआईए में और दीगर एजेंसीज में, कानून नाफिज करने वाले इदारों में ये बात तमाम लोग जानते हैं। ये सिर्फ इतना करती थी जो मैं अगले दिन भी आपसे अर्ज कर रहा था कि जैसे 10 ग्राम कोकेन ली उसको 100 ग्राम कर दिया, और वो बायर ने तो उसी रेट पे खरीदनी है तो वो 90 ग्राम का फायदा हो गया, जाली कोकेन आपने तकरीबन बेच दी। बीच में किटामिन मिला दी, एम्फेटामिन मिला दी, लुडोकाइन पता नहीं इसी तरह कुछ नाम है उसका, वो मिला दी, और बेकिंग पाउडर मिलाया और मिला के एक मखसूस तादाद के अंदर बना के और आगे बेच दी और पैसे कमाए। सिंपल सा मैटर है। मैंने जो 4-5 रोज़ पहले इस केस पर बात की थी तो मेरे सोर्सेज का ये बताना था कि कोई अफ्रीकी नस्ल स्याह फार्म, कोई जो पाकिस्तान में अफ्रीकन्स रहते हैं, ये काम उनको आता है यहाँ पे, ये मिक्सिंग वाला, और यकीनी तौर पे उसमें कोई इन्वॉल्व था। तो फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में आपने देख लिया कि हाँ जी इसमें एक अफ्रीकी नजाद बाशिंदा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसकी बहन के साथ गालिबन उसने शादी की हुई थी, उससे इसने ये काम सीखा। वो एक अफ्रीकी नहीं है, इस तरह के बहुत सारे और अफ्रीकी हैं जो ये काम पाकिस्तान के अंदर करते हैं, और बहुत सारे डीलर हैं इस वक्त जो ये पिंकी वाला काम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यकीनन कर रहे होंगे। ये कोकेन पाकिस्तान आती कैसे है, अहम सवाल ये भी है। ये कोकेन आती है पाकिस्तान, बल्कि यूं कह लीजिए कि कोकेन दुनिया के अंदर सिर्फ कोलंबिया में और एक इक्का दुक्का मैक्सिको और एक और अध साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन ममालिक के अंदर बनती ही वहां पर है, क्योंकि जिस प्लांट से ये बनती है वो उगता ही वहां पर है। पूरी दुनिया में वहां से सप्लाई होती है, वहां से किसी और जगह गई, किसी और जगह गई, और ये तकरीबन ये सी स्मगलिंग के थ्रू होता है, समंदरी रास्तों के थ्रू ये स्मगलिंग होती है। सो पाकिस्तान के अंदर कैसे आती है? पाकिस्तान के अंदर ऐसे आती है कि एक कंटेनर जो कोलंबिया से किसी और जगह पहुंचा, वहां से किसी और जगह पहुंचा, वहां से पाकिस्तान के लिए बुक हुआ, उसके अंदर कोकेन भी पड़ी हुई थी, और पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान ने खुद एक कंटेनर में से ये कोकेन बरामद की, बड़ी तादाद के अंदर, एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर, बड़ी मिकदार के अंदर। सो वहां पे कौन कंट्रोल करता है? कस्टम्स, एफआई होती है वहां पे दीगर सरकारी एजेंसीज होती हैं, लेकिन फिर भी ये कोकेन पाकिस्तान में निकल आती है। असल सवाल ये है कि जिसमें मिला के ये उसको 10 गुना कर देती थी, वो कहां से आती थी? ये कोई नहीं पूछ रहा, उसकी वजह क्यों नहीं पूछ रहा। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है सी स्मगलिंग रूट्स के थ्रू। उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको समंदरी जो हिफाजतें, एक तो नेवी है पाकिस्तान की, वो अपनी जगह पे कोस्ट गार्ड्स कंट्रोल करते हैं। कोस्ट गार्ड्स को कौन कंट्रोल करता है? पता नहीं कौन करता है। कोस्ट गार्ड्स को उनके को हेड ही करते होंगे कंट्रोल। बहरहाल, तो वो कोकेन जो पाकिस्तान के अंदर आती है, ये तो उसको ये पुलिस अपनी एफआईआर में लिख चुकी है कि उसको सिर्फ बढ़ा के थोड़ी सी को ज्यादा कर देती थी, ये मैटर था इसके अंदर। तो फिर इसको कोकेन क्वीन, अगर वो खुद अपने आप को क्वीन कहना चाहे कोई, या फिर वो डचस कहना चाहे अपने आप को, या प्रिंसेस कहना चाहे, ये मीडिया इस चक्कर में क्यों लगा हुआ है? अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। जिस दिन ये केस पहले दिन आया, मैं अगले रोज भी अपने वीलॉग में ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान में 2 बड़े चैनल्स हैं। 2 बड़े चैनल्स में से एक बड़ा चैनल, जिन दोनों की राइवलरी भी समझी जाती है, आप उनका नाम समझ गए होंगे, उनमें से एक चैनल के करता धरता बड़े, एक टॉप ऑफ द उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने ये ट्वीट की एक्स के ऊपर, और ये फुटेज लगाई कि जिस स्वैग के साथ वो उसको पेश किया गया था अदालत के अंदर, और जहां से फिर पूरी कौम में गुस्सा शुरू हुआ कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है। वैसे तो वहां पे ये जाहिर है मेरे अंदर भी हुआ, मैंने उस पर बात भी की, और उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि यार अभी ये टीवी पे भी नहीं चली, ये फुटेज इनके पास
और एक ऐसा केस है कि रोज की बेसिस के ऊपर मनशियात फरोश गिरफ्तार होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये मनशियात फरोश करने जो फरोश जो है, ये जब अदालत इसको पेश किया गया है तो ये फुटेज कैसे बन गई है और इस तरह से बन गई है, और पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। उस वक्त ये सवाल जहन में नहीं आया। फिर उसके बाद अगला काम क्या हुआ, उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स ने 4-5 घंटे के लिए लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दी, जैसे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इससे बड़ा मसला ही कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और जनाब कोकेन जो है ना, ये कोकेन क्वीन पकड़ी गई है, इसकी ये रिकॉर्डिंग सामने आ गई, इसकी ये रिकॉर्डिंग सामने आ गई, इसकी ये रिकॉर्डिंग सामने आ गई, और तमाम इन्वेस्टिगेशन की जितनी तफसीलात हैं वो लीक होती रही मीडिया को। क्यों होती नहीं मीडिया को लीक? ये सवाल पूछने लायक है। जंग अखबार ने, जंग अखबार उर्दू का सर्कुलेशन के एतबार से पाकिस्तान में सबसे बड़ा अखबार है। जंग अखबार के अंदर अगले दिन पूरा फ्रंट पेज, मेरे पास इस वक्त एडिटिंग की फैसिलिटी नहीं है, आप जंग अखबार की वेबसाइट पर जाके उस रोज का फ्रंट पेज देख लीजिएगा। वो पूरा फ्रंट पेज सिर्फ इस पिंकी कोकेन क्वीन, सो कॉल्ड कोकेन क्वीन के नाम कर दिया गया है। ये एंगल, वो एंगल, ये साइड स्टोरी, वो साइड स्टोरी, सिर्फ जैसे पाकिस्तान में इशू कोई नहीं। और जंग किसका माउथ पीस है? मेरा ख्याल ये बताने की जरूरत नहीं है। जंग किसकी आवाज को आगे करता है? मेरा ख्याल ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो खबरें थीं और अभी तक जो चल रही हैं, और फिर टीवी प्रोग्राम भी इसके ऊपर, ठीक है इंटरेस्ट का मैटर होता है, लेकिन पहली बात तो मैंने अर्ज की, ये क्वीन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी कोई पाब्लो एस्कोबार नहीं है पाकिस्तान की। दूसरी बात ये है कि ये खबरें कहां किस पैटर्न में चलेंगी, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन, इतनी बड़ी कवरेज, ये फैसला न्यूज रूम में नहीं हुआ। ये फैसला न्यूज रूम में नहीं हुआ। अब आ जाए जो उसने बयान दिया बनी गाला वाला, उसमें एक मैटर तो ये हो सकता है जिसके बारे में हर एक बात कर रहा है। मैंने भी हबीब साहब के साथ थर्ड एम्पायर में भी यही गुजारिश की थी, और उसके अलावा मेरा भी ओपिनियन डेवलप हुआ कि सिंध पर ये मैटर डाल के सिंध को दबाकर 28वीं तरमीम के लिए, 28th अमेंडमेंट के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुमकिन है कि सिंध पुलिस जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस सब मैटर के अंदर, उसने अपने पे से, जिनके अंडर वो काम करती है सिंध पुलिस, उन पर से इल्ज़ाम हटाने के लिए ये बनी गाला वाला मैटर डालने की कोशिश की हो। वगरना इतने बेवकूफ़ नहीं है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि 1000 दिन से ज़्यादा जेल में काट के इमरान खान, और फिर 2024 का इलेक्शन सबके सामने है, उससे पहले ये तमाम कैंपेन चल चुकी है, लोगों ने 2/3 अक्सरियत से इमरान खान को वोट दिया। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि जो अब इस मैटर को उधर डालने की कोशिश करे। हाँ, लेकिन जिनके सर पे आई होगी वो इधर उधर डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स, ये क्या मामला है? ये क्यों तमाम मीडिया इसके पीछे ऐसे लगा हुआ जैसे एक नेशनल इशू है? तो फिर जहन के अंदर ये ख्याल आता है कि अगर तमाम मीडिया इस पूरे मामले की तरफ चल पड़े तो सिंपल सी बात है, न्यूज़ साइकिल तब्दील हुआ ना। मैं ये कहता हूं कि न्यूज़ साइकिल तब्दील किया गया। किस चीज़ से तब्दील किया गया? पाकिस्तान में इस वक्त दोबारा टेररिज्म इज़ ऑन द राइज। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नई वेव शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बचा के रखे पाकिस्तान को। लेकिन पिछले 1.5-2 हफ्ते के दरमियान 1-2-3 एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स जो है, उनके अंदर जो शहादतें हुई हैं, वो इंतहाई परेशान करने वाला और इंतहाई गमनाक करने वाला मैटर है। दूसरी चीज़ पे आ जाएं, 28वीं तरमीम इटसेल्फ। एक तरफ से मुमकिनात में से हो सकता है कि इसके थ्रू मनाने की कोशिश की जाए, लेकिन उस कयास में से भी आज आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून है और राना सनाउल्लाह साहब, इन दोनों ने हवा निकाल दी है कि भाई ये तो मुशावरत के साथ होगा, हम एक मखलूत हुकूमत में हैं और हम तो पार्टनर्स के साथ चीफली पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करके ये सब कुछ करेंगे। सो वो मैटर तो वो निकल गया, लेकिन ये मैटर चल रहा है और ये फिर चलता रहेगा। आप आगे देखिएगा, न्यूज़ साइकिल को तब्दील किया गया। 28वीं तरमीम से मामला हटाया गया, जंग पे आ जाइए। मोहसिन नकवी तेहरान के अंदर मौजूद हैं। आखिरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ईरान को मनाया जाए और अमेरिका आगे क्या कुछ कर सकता है। और क्योंकि जंग अभी बीच में रुकी है और जो थोड़ी सी चली है, उसका इतना डैमेजिंग इफेक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे आया, क्योंकि ये जो मुसल्लत करदा नालायक तजर्बाकार सो कॉल्ड बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, इन्हीं की पिछली 40 साल की पॉलिसियों की वजह से हम यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ पर पहुंचे हैं। और जंग ने उसको एग्जैसरबेट कर दिया, जंग ने उसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया, बल्कि यूँ कहें कि इनको एटलीस्ट अयां कर दिया कि ये तुम्हारी कारकर्दगी, ये तुम 10 दिन की जंग नहीं झेल सके। 10 दिन की तो नहीं, खैर महीना डेढ़ की चली गई, लेकिन पाकिस्तान को एक अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल मिलती रही है। दूसरी सप्लाई चेन ज़रूर मुतासर होती हैं। ऑफ कोर्स जंग जिस खत्ते में होती है वहाँ पर उसका असर तो आता है नेगेटिव। तो पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा, जो मैं अर्ज़ कर रहा था, हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है रोकने की कि किसी तरह से जंग दोबारा ना हो। एक तरफ ये सूरत हाल है,
उसकी वजह से इकोनॉमी की सूरत हाल तबाह हुई है। ठीक है, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, लेकिन उस डिप्लोमेटिक रोल का कोई खातिर खा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा कोई खास वेट नहीं है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान के ऊपर ऐसा दबाव डाल ले कि वो जंग से बाज आ जाए। लेकिन एक नैरेटिव हमने फिर भी यहां पे बिल्ड अननेसेसरीली किया। जितना क्रेडिट बनता है उतना बिल्कुल बनता है, देना चाहिए, कौन नहीं देता उसको। लेकिन अब दोबारा जंग की तरफ सूरत हाल आ रही है। न्यूज साइकिल, असल चीज है इकोनॉमी। इकोनॉमी के हालात मैंने कल भी बयान किए थे। आईएमएफ की शर्त आपने मान ली है कि आप जो आने वाला बजट है उससे पहले आप बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाएंगे। फिर उसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसके अंदर ये पता चला कि इन्वेस्टमेंट टकेगी नहीं आई पाकिस्तान में, आगे आने के इम्कानात भी नहीं है। एसआईएफसी कुछ नहीं कर सकी और उसके अलावा सेविंग्स भी नीचे गिर गई हैं और लोकल इन्वेस्टर यहां से पैसे लेके भाग रहे हैं। ये मोहसिन नकवी खुद बता चुके हैं। ये वो तमाम चीजें, और आवाम की जिंदगी अजाब है ऑलरेडी, मजीद होने वाली है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, लेकिन होने वाली है ना, क्या करें उस बात का। ये इट्स रियलिटी, जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी है वो है। सो देयरफॉर ये सिवाय न्यूज साइकिल चेंज करने के, ये पिंकी कोकेन नामी जो खातून का जो केस चल रहा है, जिसको मीडिया यूं बता रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और सारे उसके दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ न्यूज साइकिल चेंज हो रहा है और ये आप देख लीजिएगा। फिर अगेन एक दफा लास्ट टाइम सिर्फ रिपीट करूंगा, ये कोकेन डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे ऊपर ये कुछ नहीं है। ये खातून, ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। नंबर 2 ये कि ये पूरा मीडिया जो एक तरफ ढोल बजा कर निकला हुआ है जैसे कि इससे बड़ा मसला ही पाकिस्तानियों का कोई नहीं है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये फैसला न्यूज रूम में नहीं हुआ। तीसरी बात उसके अंदर ये है कि ये डाइवर्ट जितना मर्जी कर लिया जाए, इसके बाद कोई और मैटर लेके आ जाए चाहे, जो ये खत्म नहीं होगा। और फिर देन अगेन आई अगेन कम बैक टू औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर के दौर में एक्चुअली हुआ क्या था, वो लेजिटिमेसी का सवाल आ गया था। लेजिटिमेसी का सवाल भी घर के अंदर से खड़ा हो गया था। तो औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया, औरंगजेब आलमगीर फौज भी भेज सकता था उससे लड़ने के लिए अपने बेटे शहजादा मोहम्मद अकबर से, लेकिन उसने खुद जाने का फैसला किया। उस वक्त के मौरख, उस वक्त के मेंबर पल्पिट, वहां से खुतबे, उनके थ्रू, ये उस वक्त का न्यूज साइकिल था। उस न्यूज साइकिल को चेंज किया कि औरंगजेब आलमगीर वहां पे रहता तो उससे सवालात होते, वो खुद निकला वहां पे। फिर दरमियान में उसने क्या किया, वो जो मैंने आपको बताया कि मैनिपुलेशन की, उस मैनिपुलेशन के थ्रू फिर उसके बाद वो 25 साल शुरू के जो थे औरंगजेब आलमगीर के, वो उसके नॉर्थ इंडिया के अंदर गुजरे, लेकिन बाकी साल सांबाजी महाराज से लड़ने और फिर उसके बाद वहां पे मरहट्टों से लड़ने में गुजरे और फिर वहीं पर उसकी मौत भी हुई औरंगजेब आलमगीर की। तो कहने का मकसद यह था कि वक्ती तौर पे वो न्यूज साइकिल, उस दौर के एतबार से बात कर रहा हूं, वो लंबा दौर था ना, जाहिर है कि कम्युनिकेशन इस तरह की नहीं थी उस दौर में, तो वो न्यूज साइकिल चेंज करने में किसी दर्जे कामयाब हुआ था, लेकिन वो ओवरऑल अपने उन इरादों में जो वो रखता था वो कामयाब नहीं हुआ। बाकी फिर पॉलिसीज उसके बाद डाउन हिल ही गई औरंगजेब आलमगीर की। लेकिन कोशिश उसने क्यों की थी खुद निकल के जंग करने की, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये मौरख कहते हैं कि वो फौजी भी भेज सकता था, लेकिन खुद जाना और फिर बताना कि बादशाह तो बड़ा इंसाफ पसंद है, वो तो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो ये कर देगा वो कर देगा, और घर में जो रूमर्स हैं उनको, और लेजिटिमेसी पे जो सवाल है उस पर नजर ना जाए किसी की, तो मैं उधर चला जाऊं, लेकिन उधर जाके और फंस गया वो। सो ये एक उसमें से हिस्टोरिकली हमें सबक मिलता है। देन कम बैक टू बिल क्लिंटन एंड मोनिका लेविंस्की केस, वहां पर भी मैटर यही हुआ। उसके बारे में भी आज भी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि वो पूरे अमेरिका के अंदर एक सेक्स स्कैंडल प्रेसिडेंट का सामने आया हुआ है, और उसके जिस दिन उसने वो स्टेटमेंट दी है और कन्फेशन ही हुआ, आप उसको एक दर्जे में कह सकते हैं, उसके 3 दिन के बाद जनाब इस मुल्क पे भी हमला, उस मुल्क पे भी हमला, इस मुल्क पे भी हमला, वी आर एट वॉर, वी आर एट वॉर, और ये ऑपरेशन शुरू कर दिए। हुआ क्या उसके बाद, इम्पीचमेंट से तो बच गया, लेकिन उसके बाद जो बेड़ा गर्क हुआ उनकी जमात का, और फिर अगले इलेक्शंस के अंदर क्या सूरत हाल रही वो सबके सामने है। वो उस वक्त न्यूज़ साइकिल, उस बिल क्लिंटन को तो खैर फायदा ही नहीं था ना हुआ उस वक्त न्यूज़ साइकिल चेंज करने का। यहाँ पे भी जो हकीकत है वो इकोनॉमी है पाकिस्तान की। मैं कल के भी व्लॉग में भी यही गुजारिश कर रहा था, मैं आंदा भी ये गुजारिश करता रहूँगा, बाकी चीज़ें हैं सानवी हैं, हकीकत इकोनॉमी है। और इकोनॉमी ख़राब क्यों है? इकोनॉमी ख़राब है जो हमारे यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है। अदम इस्तेहकाम क्यों है पाकिस्तान के अंदर? उसकी वजह यह कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी की आवाज़ नहीं सुनी गई 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में। और पाकिस्तान का मकबूल तरीन शख्स कोई माने या ना माने, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, ये अलग बात है, लेकिन मकबूल है इमरान खान तो है। क्या किया जाए इस बात का? उन्हें जेल में डाला हुआ और अनजस्ट तरीके से डाला हुआ, और फिर रोज आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। सो मत सो के कानून तो अपनी जगह पे आइन तब्दील कर दिया। सो ये मैटर्स सारे, और फिर ये आगे जो 28वीं तरमीम वाला मैटर है ये भी करके देख लें, इसमें से निकलेगा तब तक कुछ नहीं। और ये तो तारीख है, ये पॉलिटिकल साइंस ये बताती है, और मॉडर्न दुनिया की हमें माजी करीब में हमें ये मिसालें मिलती हैं बहुत सारी, कि जहां पर पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, जहां पर सियासत कहीं पे एक जगह पर रुकी नहीं, रुकने से मुराद है कि मतलब सुकून में नहीं है और इस्तेहकाम नहीं है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पर
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जितने मर्जी न्यूज़ साइकिल चेंज कर लें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।